ओके, हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ना, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी तक फिलहाल मैं आपके साथ 3 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने वो प्रीवियस थर्ड लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं और आपको देखने हैं तो आप एक काम कीजिएगा, प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी प्लेलिस्ट है, उस पर आपको सारे लेक्चर्स पॉइंट टू मतलब सीरीज में मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए, अभी तो फिलहाल अपना ध्यान रखते हैं हमारे आज के फोर्थ लेक्चर पे। और आज के इस फोर्थ लेक्चर का टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो देखिए, हमने एंजाइम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया। फर्स्ट लेक्चर पे एंजाइम्स क्या होते हैं उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात की। सेकेंड लेक्चर पे हमने टाइप्स ऑफ एंजाइम यानी कि केमिकल एंजाइम और बायोलॉजिकल एंजाइम पे बात की। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने क्या बात की, थर्ड लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम पे बात कराई। और आज के फोर्थ लेक्चर के अंदर अगेन हम लोग एंजाइम पे बात करने वाले हैं और एंजाइम के नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पे बात करने वाले हैं। ओके, अब देखिए ना, आज का ये जो फोर्थ लेक्चर है इस पे मैं नॉमेनक्लेचर ही कवर कराऊंगी, बिकॉज दोनों को कवर कराऊंगी तो लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, आप भी थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगी। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आज हम बात करेंगे सिर्फ नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर पे अंदर होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। एंजाइम्स के लिए अलग अलग टाइप के नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। पहले एंजाइम को कुछ दूसरे तरीके से नाम देते थे, थोड़े टाइम बाद दूसरे तरीके से नाम देने लगे, एंड फाइनली सो सॉरी फाइनली क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर आपके एंजाइम को दिया गया। उसको हम यहाँ पे डिस्कशन में लेने वाले हैं, विद एग्जांपल मैं आपको पूरी चीजें शो कराऊंगी। ओके, उसके बाद जाके हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे। एक्चुअल में होता क्या है, आपके जो एंजाइम्स होते हैं इनको सिस्टमैटिकली 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, और इसी क्लासेस के बेसिस पर हमारी क्या बनती है, नेमिंग बनती है। लेकिन ये क्लासेस हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसके अंदर देखो क्लासेस हमने जिस पढ़नी नहीं है, क्लासेस को हम समझेंगे विद एग्जांपल, समझेंगे और विद रिएक्शंस। अभी मैंने यहाँ रिएक्शंस डाली नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर पे क्या है मैं इसमें रिएक्शंस ऐड कर दूंगी, उसके बाद जाके हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं इनके नेमिंग पे। ओके, अब देखो, नेमिंग तो बहुत आसान है, आपने एक काम करना है जिस सुनने का, मैं आपको समझा दूंगी, आप जो सुनते रहिएगा, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, फर्स्टली आपको ये बताया गया है कि पहले टाइम पे जनरल बेस पे एंजाइम की नेमिंग कैसे की जाती थी, सबसे पहले कैसे नेमिंग की जाती थी। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन जनरल मैनी एंजाइम हैव बीन नेम्ड बाय एडिशन ऑफ अ सफिक्स एज टू द नेम ऑफ देयर सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना, ये चीज मैंने आपको पुराने लेक्चर्स पे, प्रीवियस लेक्चर्स पे भी बताई थी कि अगर किसी भी कंपाउंड के पीछे सफिक्स ऐड हो जाता है एज, तो समझ लीजिएगा जिसकी भी कंपाउंड के पीछे आपको क्या दिखे, एज दिखे, तो समझ जाइएगा ये कोई नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये हमारे क्या है, एंजाइम्स हैं। इतनी चीज क्लियर है, ये तो आपको ऑलरेडी नोन था। अब यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि बोला जनरल वे पे आमतौर पे अगर आप एंजाइम्स को देखेंगे तो उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। उसकी नेमिंग के लिए ये लोग क्या करते हैं, एंजाइम का नाम देखो, पहले हमें पता नहीं था एंजाइम को किस नाम से बुलाएं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा आपका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नाम तो आपको पता है, हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उस पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबस्ट्रेट ही तो है, और इस सबस्ट्रेट के साथ हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, अपने एंजाइम की रिएक्शन कराते हैं। अब ये बोल रहा है कि आपका एंजाइम किस सबस्ट्रेट पे अप्रोच कर रहा है, किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, उस सबस्ट्रेट का आप नाम पकड़िए, और इस सबस्ट्रेट के नाम के पीछे आप एक सफिक्स जोड़ दीजिए, एज। तो जो आपको नाम ओवरऑल मिलेगा वही नाम इस एंजाइम का होगा। कितना आसान है, देखो एंजाइम जो है ना, वो खुद से तो नहीं बोलेगा ना कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, आपको पहचानना होगा कि ये जो गिवन कंपाउंड आपका दिया हुआ है ये आपका एंजाइम है या फिर नहीं है। तो एंजाइम को पहचानने के लिए इन्होंने बोला एक सिंपल सा हम काम करते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है जिसके साथ एंजाइम अप्रोच करने वाला है, बिकॉज एंजाइम आपके स्पेसिफिक होते हैं, ये एंजाइम ई है तो ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एच के साथ अप्रोच करेगा, तो ये एस यानी कि सबस्ट्रेट का नाम जो है इसके नाम के पीछे इन्होंने बोला एक सफिक्स लगा दो, एज। तो जो ओवरऑल नाम बनेगा वो ही आपका एंजाइम का नाम होगा। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के साथ भी बताऊं तो देखो, यूरिया, यूरिया सपोज आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का नाम आपको यूरिया तो पता ही होगा। अब आप क्या करेंगे, यूरिया के लिए एंजाइम निकालना है जो इसके साथ अप्रोच करने वाला है, तो आप सिंपल सा काम करेंगे, यूरिया के पीछे जो ए है इसे आप रिमूव कर देंगे और रिप्लेस कर देंगे सफिक्स एज से। तो आपने पीछे साइड क्या लगा दिया, एज लगा दिया, तो यूरिया का क्या बन गया, ये बन गया यूरिएज। तो अगर आपका सबस्ट्रेट क्या है, यूरिया है, तो इसके साथ जो एंजाइम अप्रोच करेगा वो आपका क्या होगा, यूरिएज। तो हमने एंजाइम का नाम निकाल दिया, बन गया आपका यूरिएज। तो देखो, पहले नेमिंग यानी कि आमतौर पे, पहले नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं आमतौर पे जो नेमिंग होती थी वो कुछ इस तरीके से ही होती थी। हम लोग क्या करते थे, सबस्ट्रेट के नाम के पीछे एज लगा देते थे और हमको हमारे एंजाइम का नाम मिल जाता था। कितना आसान है। ओके, सेम वे पे देखो, हमने ये एग्जांपल पहले भी लिया हुआ था,
ये क्या बोल रहा है, लैक्टोज। तो हमको पता है लैक्टोज तो आपका कंपाउंड है, आप देख से स्ट्रक्चर देखते बना देंगे, लैक्टोज आपका कंपाउंड है। अब लैक्टोज के लिए आप एंजाइम देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लैक्टोज के पीछे जो ओज लगा हुआ है, ओएसई ओज लगा हुआ है, इसे आप रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे, एज सफिक्स से करेंगे। तो ये लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको मैं बोल दूं कि आपके पास यूरिएज है, लैक्टेज है, तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये आपके क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, बिकॉज इनके पीछे साइड सफिक्स में क्या लगा हुआ है, एज लगा हुआ है। क्लियर हुआ ना, बस इतनी सी बात थी पहले नॉमेनक्लेचर सिस्टम पे। ओके, लेकिन फिर आगे क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद चेंजेस आए होंगे, थोड़े नए नए टाइप की नेमिंग हुई होंगी। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लेट द एंजाइम आर नेम्ड बाय द रिएक्शन दे कैटालाइज। लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी देखा गया कि कुछ एंजाइम की नेमिंग कैसे की गई, उस रिएक्शन के बेसिस पे जिसे वो कैटालाइज कर रहा है। आप देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, मैं आपको पूरी रिएक्शन दिखाती हूँ। सपोज करो आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, सपोज यूरिया वगैरह कुछ भी, आपके पास कोई सबस्ट्रेट है। अब इसमें आप एंजाइम की रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो आप एंजाइम को यहाँ पे लेते हैं और आपको पता है एंजाइम ही सबसे पहले अप्रोच करता है आपके सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट कोई नई चीज नहीं है, सबस्ट्रेट आपका क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। यहाँ पे आपकी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन हमेशा क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में जुड़ जाएंगे तो बनाएंगे एक इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होगी और एंजाइम तो एज इट इज निकल जाएगा, लेकिन सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो अभी तो हमने पहली वाली जो नेमिंग देखी, इस पर हमने देखा कि ये एंजाइम की नेमिंग टोटली डिपेंड करती है सबस्ट्रेट के नेम पे। लेकिन दूसरी वाली नेमिंग आपको ये बोल रही है कि लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जिनकी नेमिंग किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ रिएक्शन पे। ये रिएक्शन किस टाइप की है, रिएक्शन का टाइप क्या है, रिएक्शन का नेम क्या है जिसे एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, उस रिएक्शन के नेम के बेसिस पे आप एंजाइम का नाम रखेंगे। सबस्ट्रेट के नाम के बेसिस पे तो एंजाइम का नाम आ गया, अब कौन सी रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी रिएक्शन को एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, उसके बेसिस पे भी एंजाइम का नाम रखा जाता है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप देखो खुद देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है डिहाइड्रोजनेज के पीछे क्या लगा हुआ है, सफिक्स एज। तो ये किसका नाम लिखा हुआ है, ये किसी एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। अब ये एंजाइम का नाम ये ऐसा क्यों पड़ा, तो मैंने जैसे बोला यहाँ पे जो एंजाइम का नेमिंग हुई है वो अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्शन हुई है कि किस रिएक्शन को वो कैटेलाइज कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या था, मैं आपको जैसे बताती हूँ। सपोज आपके पास कोई एक्स, आपके पास क्या था, एंजाइम था, और आपने देखा ये एक्स एंजाइम कहाँ हेल्प कर रहा है, कौन सी रिएक्शन के लिए यूजफुल है, कौन सी रिएक्शन को ये कैटेलाइज कर रहा है, वो रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का डी होना, हाइड्रोजन का क्या होना, रिमूवल होना। ओके, तो हुआ ये कि हमने एक रिएक्शन ऑब्जर्व की जो थी आपकी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था। लेकिन हाइड्रोजन का ये जो रिमूवल हो रहा है, ये जो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, वो एक एंजाइम एक्स की वजह से क्या हो रहा है, एसिलेट हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो इस रिएक्शन में आपका जो एक्स एंजाइम है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस एक्स एंजाइम का अगर मेरे को नाम रखना है, नेम रखना है, तो मैं कैसे रखूंगी, इस रिएक्शन के नेम के बेसिस पे। तो रिएक्शन का नाम था डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो मैंने पीछे से जो TiON चन वाला होता है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया ए सफिक्स से, तो ये क्या बन गया, डिहाइड्रोजनेज। इतनी चीज क्लियर आई। तो एंजाइम का नाम कहां से पड़ा, आपकी रिएक्शन के बेसिस पे। अब ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या होता है, देखो ये पूरे एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम होता है ये यूजफुल होते हैं, बोल सकते हो एक टाइप की ट्रांसफरेज रिएक्शन, मतलब ये एक टाइप की ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है उसको मैं आपको नीचे बताऊंगी। देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, वैसे हल्का हल्का बता देती हूँ। देखो जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा, ट्रांसफरेज एंजाइम क्या कर रहे होंगे, ट्रांसफर कर रहे होंगे, नाम से समझ में आ रहा है ना, ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी क्या होगा, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। एक जगह से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मतलब दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी डी मतलब क्या होता है, रिमूवल। तो यहाँ से क्या होगा, सपोज एक आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इससे आप में इसमें आपने डिहाइड्रोजनेशन कराया, तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन को निकाला और दूसरी जगह जाके क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक टाइप का क्या होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं। ओके, अब ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है ये क्या करता है, ये पर्टिकुलरली लैक्टेट को कन्वर्ट करता है पायरोवेट में। ठीक है, लैक्टेट जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट आपका क्या होता है लैक्टेट, और प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, पायरोवेट, और रिएक्शन आपकी क्या होती है, डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूजफुल होता है वो आपका क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, जिसे आप LDH के नाम से भी जानते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन, जो कि इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्लियर हुआ ना, इतनी चीज समझे। तो सिंपल सी बात ये है कि एंजाइम की नेमिंग क्या होती है, कुछ केसेस में तो आपको देखने को मिलेगा कि सबस्ट्रेट के नेम के बेसिस पे एंजाइम की नेमिंग हुई है, कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि रिएक्शन के नेम के बेसिस पे आपकी एंजाइम की नेमिंग हुई है। सिंपल सी बात। ओके, अब ये दो केसेस हमने नेमिंग में पढ़े। अब तीसरा क्या है,
थर्ड ये बोल रहा है द सम ऑफ द नेम सम नेम्स आर द हिस्टोरिकल, नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ टू द सबस्ट्रेट और द रिएक्शन टाइप। लेकिन ये बोल रहा है कुछ आपको ऐसे भी एंजाइम्स के नेम दिखेंगे जहां पे उनका जो नाम है वो किसी भी सबस्ट्रेट या फिर किसी भी रिएक्शन टाइप से कोई भी रिलेशन शो नहीं करता है। जैसे अभी तो हमने देखा कि सबस्ट्रेट के नेम के बेसिस पे एंजाइम की नेमिंग हो रही है, रिएक्शन के नेम के बेसिस पे एंजाइम की नेमिंग हो रही है। लेकिन ये बोल रहा है कुछ आपको ऐसे भी एंजाइम्स मिलेंगे जिनका कोई भी अपने सबस्ट्रेट और रिएक्शन के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होगा। जैसे आपका पेप्सिन है, जैसे आपका ट्राइप्सिन है, तो ये भी आपके एक टाइप के एंजाइम है, लेकिन इनके पीछे ना आप एज देख रहे हैं ना कुछ शो कर रहे हो, तो ये आपके क्या है, डायरेक्ट नेम पड़ा है आपके एंजाइम की, ये डायरेक्ट नेम है। ये किसी भी रिएक्शन से किसी भी सबस्ट्रेट से कोई भी लिंक नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? तो तीन टाइप की नेमिंग हमको देखने को मिलती है जनरली। ओके, अब हम लोग, ये तो जस्ट नॉर्मल कॉमन नेमिंग हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टमेटिक नेमिंग की। अब सिस्टमेटिक नेमिंग में क्या होता है सुनिएगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है, अब आप सुनिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 1961 अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ अ फर्स्ट एंजाइम कमीशन ऑफ IUPAC द एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू अ 6 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। इसका मतलब क्या है? देखो ये बोल रहा है अभी तक तो हमने क्या है, कॉमन नेम पढ़े कि एंजाइम का हम कॉमन नेम कैसे देते हैं। अब अगर आप सिस्टमेटिक नेम की बात करें, अभी जस्ट सुनिएगा, अगर आप एंजाइम को सिस्टमेटिक नेम देना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, वो होता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जिसे मैं आज तो आपको रफली समझाने वाली हूँ। रफली क्या, आप अच्छे से समझ ही जाएंगे, यहाँ पर हम इसे समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे जैसे मैंने बोला विद एग्जांपल विद रिएक्शन मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी। तो यहाँ पे जैसे इतनी चीज बोल रहा है कि 1961 में फर्स्ट रिपोर्ट आई थी किसकी, एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ईसी से, ये आगे भी यूज होगा, अभी जैसे इसे माइंड पर रखिएगा। ईसी मतलब क्या होता है, एंजाइम कमीशन। इन्होंने बोला कि जितने भी सारे आपके एंजाइम है ना, इनको हम सिर्फ 6 क्लास के अंदर क्लासिफाई करेंगे। सिर्फ आपकी 6 क्लास रहती है, और वो 6 क्लासेस की जो मैं आपको बारे में बताऊंगी, वो सारी 6 की 6 क्लासेस क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में रहती है। जो आपकी 6 क्लासेस है वो कुछ इस टाइप की है, पहले आप इसे भी देख लीजिए। 6 क्लासेस क्या है, पहली आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी आपकी ट्रांसफरेज, तीसरी आपकी हाइड्रोलेज, चौथी आपकी लाइगेज लाइगेज, और पांचवी आपकी आइसोमरेज, और छठी है आपकी लाइगेज। अब ये जो 6 क्लासेस हमने यहाँ पे आपके एंजाइम की ली हुई है, ये इसी फॉर्मेट में रहती है। ऐसा नहीं कि आप ट्रांसफरेज को ऊपर डाल दें, हाइड्रोलेज को आपने लास्ट में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। ये इसी वे में रहती है। सबसे पहले आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज ही आएगी, देन ट्रांसफरेज आएगा, हाइड्रोलेज आएगा, लाइगेज आएगा, आइसोमरेज आएगा, एंड देन लास्टली लाइगेज आएगा। ये इसी फॉर्मेट में रहती है। इतनी चीज क्लियर आई? अब ये 6 क्लास किसने दी थी, आपके ईसी ने दी थी, ठीक है, एंजाइम कमीशन ने दी थी। और ये जो 6 क्लासेस आपके एंजाइम की बनी है, वो किसके बेसिस पर बनी है, टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, यानी कि आपके एंजाइम जो है वो किस टाइप की रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उसके बेसिस पे ये 6 क्लासेस बनी। जैसे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, इसे आप सुनते हुए चलिएगा, आपको आगे हेल्प मिलेगी। जैसे सपोज हम करते हैं कि सपोज आपकी कोई रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसे आप कंबाइंडली क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपके पास अगर सपोज रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप की हो सकती है, और डिफरेंट टाइप की अगर आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इन रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के एंजाइम हो सकते हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप के एंजाइम है जो कि डिफरेंट टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन का टाइप क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन को आप एक सेपरेट क्लास बना देंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन आपकी एक टाइप की रिएक्शन है। इनको कैटेलाइज करने के लिए आपको जितने भी एंजाइम चाहिए होते हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, एंजाइम 5, जितने भी आपके एंजाइम हैं, उन सबको एक ही क्लास के अंदर आप डालेंगे। और उस क्लास का नाम इन्होंने क्या रखा, इसका नाम रखा ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है, आपके एंजाइम का एक क्लास का नाम है। जैसे आप लास्टली देख रहे हैं, इसके पीछे भी सफिक्स क्या लगा है, एज। इट मींस क्या होगा, ये आपकी एंजाइम की एक बड़ी सी क्लास है। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ एंजाइम आपकी इंक्लूड होंगे, लेकिन कौन से एंजाइम इंक्लूड होंगे, जो कौन सी रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कराएंगे, जिसे आप कंबाइनली क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, तो नंबर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को कराने के लिए आपके पास नंबर ऑफ एंजाइम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। तो उन सारे एंजाइम को आप यहाँ पे रख देंगे, कौन सी क्लास के अंदर, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के अंदर। सेम वे पे अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास क्या हो रही, कोई रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन सबको पता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आप वाटर की हेल्प से क्या कराते हैं, लाइसिस कराते हैं, क्लीवेज कराते हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, तो वो डिफरेंट टाइप की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के एंजाइम होंगे। तो ये सारे एंजाइम का फंक्शन तो सेम ही है। ये सारे एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस एंजाइम को, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। तो इन सारे एंजाइम को
सबको हमने उठाया, क्योंकि इनकी रिएक्शन क्या है, सेम टाइप की रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, इन सबको हमने उठाया और एक क्लास के अंदर रख दिया, एंजाइम की एक क्लास के अंदर रख दिया, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम की क्लास। तो ये हाइड्रोलेज क्या है, हाइड्रोलेज आपका कुछ नहीं है, हाइड्रोलेज क्या है, आपकी एक एंजाइम की क्लास है। इसके अंदर आपके सब बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आएंगे, लेकिन वो एंजाइम आएंगे जो कि कौन सी रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहे होंगे, कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि कौन सी रिएक्शन आपका एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, उसके बेसिस पे आपने अपने एंजाइम को 6 टाइप की क्लासेस में रखा है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे 6 डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होने वाली हैं और वो 6 डिफरेंट टाइप की रिएक्शन को आपके डिफरेंट टाइप के एंजाइम कैटेलाइज करेंगे। तो वो सारे एंजाइम को आप एक क्लास के अंदर पुट करेंगे। क्लियर हुआ? अभी और अच्छे से आगे समझाऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो आपका एंजाइम कमीशन ईसी था, इन्होंने क्या बोला, ये बोल रहा है द एंजाइम कमीशन असाइन अ एंजाइम सिस्टमैटिक नेम। देखो अभी तक तो हमने कॉमन नेम पे बात की, अब ये बोल रहा है आपके जो एंजाइम कमीशन है, इन्होंने क्या है आपके एंजाइम को क्या असाइन किया, सिस्टमैटिक नेम भी असाइन किया और कोड नंबर भी असाइन किया, जिसे कंबाइंडली आप क्या बोलते हैं, एंजाइम कमीशन नंबर बोलते हैं। तो अभी तक हमने कॉमन नेम पढ़े, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एंजाइम का सिस्टमैटिक नेम कैसे दिया जाता है। अब देखो सिस्टमैटिक नेम को देने के लिए आपको किसकी नीड होगी, यहाँ पे आपकी 6 टाइप की ये जो क्लासेस हैं इनकी नीड होगी, बिकॉज इन्हीं क्लासेस के बेसिस पे आपके एंजाइम का सिस्टमैटिक नेम पड़ता है। इस वजह से क्या है, मैंने आपको रफली ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप एंजाइम की नेमिंग समझ सके कि सिस्टमैटिक नेमिंग हम कैसे करते हैं। ओके, तो देखो अब सिस्टमैटिक नेमिंग के लिए आपको यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे देखो पहले रफली बता रही हूँ। सिस्टमैटिक नेमिंग अगर आप किसी भी एंजाइम की करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो 6 क्लासेस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या है, कोड नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं आपको 6 क्लासेस के बारे में समझाती हूँ, उसके बाद कोड नंबर के बारे में समझाऊंगी, उसके बाद जाके आप किसी भी एंजाइम की सिस्टमैटिक नेमिंग कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 6 क्लासेस पढ़नी है, उसके बाद हम लोग कोड नंबर पढ़ेंगे, ये है कोड नंबर। उसके बाद एक एग्जांपल दिखाऊंगी मैं कि कैसे आपका एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, इसकी आपने सिस्टमैटिक नेमिंग की और नेमिंग क्या पढ़ी, EC 2.7.1.1। ये नाम कहां से आई, ये जो सिस्टमैटिक नेम आया आपके हेक्सोकाइनेज के लिए ये कैसे बना, उसको आप लास्टली समझेंगे, ठीक है। अब देखो 6 क्लासेस पहले आप समझो। तो मैंने आपको बोला 6 क्लासेस तो बता दी कौन कौन सी होती है, और ये भी बता दिया ये 6 की 6 क्लासेस आपकी इसी सीरीज में रहेंगी, ऊपर नीचे नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये जो 6 क्लासेस बनी है ये एंजाइम के नाम की बनी है, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज, पीछे एज लगा है, देखो ट्रांसफरेज एज लगा है, हाइड्रोलेज एज, लाइगेज, आइसोमरेज, लाइगेज, सबके पीछे एज लगा है। इट मींस ये क्या है, आपकी एंजाइम की क्लास है, ये क्लास है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम रह सकते हैं, लेकिन कौन से एंजाइम को रखेंगे, मैंने क्या बोला, वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन सी रिएक्शन ये फॉलो कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज आपकी एंजाइम की वो क्लास है, इसके अंदर आपके वो एंजाइम आएंगे जो कि कौन सी रिएक्शन को एक्सेलरेट करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन को, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैटेलाइज करेंगे। ओके, अब दूसरी चीज है ट्रांसफरेज। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसफरेज कैसी रिएक्शन होगी, ट्रांसफरेज ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें आपको ट्रांसफर ऑफ ग्रुप देखने को मिलेगा, यानी कि ट्रांसफरेज ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको वेरियस ग्रुप का ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ग्रुप आपका असाइल ग्रुप भी हो सकता है, अमीनो ग्रुप भी हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। तो कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से असाइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होके दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को आप ट्रांसफरेशन जो भी है वैसे रिएक्शन बोलते हैं। और इन रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए आप जिस एंजाइम का यूज करते हैं उन एंजाइम को आप कौन सी क्लास के अंदर रखते हैं, ट्रांसफरेज क्लास के अंदर, ट्रांसफरेज एंजाइम क्लास के अंदर रखते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी क्या बनती है, हाइड्रोलेज। तो देखो नाम से समझ में आ रहा, हाइड्रोलेज आपकी एंजाइम की क्लास है, इसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप के एंजाइम आएंगे, लेकिन कौन से एंजाइम आएंगे जो क्या काम करेंगे, हाइड्रोलिसिस का काम करेंगे, यानी कि ऐसी रिएक्शन को कैटेलाइज कराएंगे जहां पे हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा, यानी कि वाटर की हेल्प से क्लीवेज हो रहा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब देखो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको विद एग्जांपल ये सारी चीजें बताऊंगी। इसके बाद एक नया आती है आपकी क्लास जिसे आप बोलते हैं लाइज। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म है मिलते जुलते, एक है लाइज, एक है आपका लाइगेज। अब देखो डिफरेंशिएट, देखो ये 2 वर्ड बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, लाइज एंड लाइगेज, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट अपोजिट है। कैसे है, देखो लाइगेज मतलब क्या होता है, बॉन्ड की क्लीवेज करना, लेकिन लाइगेज मतलब क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। तो कोई भी रिएक्शन में अगर आपको बॉन्ड की क्लीवेज देखने को मिलेगी तो आप समझ लेना वहां पे जो आपके एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके एंजाइम कैटेलाइज कर रहे हैं उस रिएक्शन को, वो सारे एंजाइम कौन सी क्लास के अंदर आएंगे, लाइगेज क्लास के अंदर आएंगे, बिकॉज लाइगेज का मतलब ही होता है बॉन्ड को क्लीव करना। और अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन दिख रही है
जहां पे आपके क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड आपका आपस में फॉर्म हो रहा है, तो समझ लेना उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम आपने रखे होंगे, वो सारे एंजाइम को आप कौन सी क्लास के अंदर रखेंगे, लाइगेज क्लास के अंदर रखेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि लाइगेज में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉन्ड की क्लीवेज कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में भी तो बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो सबको पता है डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि जब भी आपका हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलेज एंजाइम जो है वो सारे एंजाइम ऐसे रिएक्शन में आएंगे जहां पे बॉन्ड की क्लीवेज तो होगी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वाटर होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या है, हाइड्रो का वर्ड लिखा है, तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, तो क्लीवेज तो हो रही है, लेकिन अगर वाटर की हेल्प से हो रही है तो वो सारे एंजाइम आपकी कौन सी क्लास में अंदर जाएंगे, हाइड्रोलेज क्लास के अंदर जाएंगे। लेकिन अगर बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है और वहां पे आपने किसी का भी हेल्प नहीं लिया, वाटर का हेल्प नहीं लिया, ऑक्सीजन का हेल्प नहीं लिया, किसी का हेल्प नहीं लिया है, तो समझ लेना कि वहां पे जितने भी एंजाइम है वो कौन सी क्लास के अंदर जाएंगे, लाइगेज क्लास के अंदर जाएंगे। बिकॉज लाइगेज का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कोई भी बॉन्ड की अगर आपको क्लीवेज देख रही है कोई भी रिएक्शन के अंदर, तो उस रिएक्शन में जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं वो सबके सब किसके अंदर जाएंगे, लाइगेज क्लास के अंदर जाएंगे। सेम वे पे आइसोमरेज, तो देखो आइसोमरेज तो हम सबको पता है, आइसोमर मतलब क्या होता है, एक दूसरे की कॉपी, मतलब उनका फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे आपका ग्लूकोज है और जैसे आपका फ्रक्टोज है, तो हमको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना रहे हैं या फिर फ्रक्टोज से ग्लूकोज बना रहे हैं, और इन रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए हम कोई एंजाइम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो आइसोमराइजेशन की रिएक्शन है। और इन रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए अगर हम कोई भी एंजाइम E1 E2 किसी का भी यूज कर रहे हैं, तो ये सारे एंजाइम का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो कौन सी क्लास के अंदर होगा, आइसोमरेज एंजाइम क्लास के अंदर इंक्लूड होगा। बिकॉज इन सब का काम क्या है, ये क्या कहाँ हेल्पफुल है, ये आपकी आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हेल्पफुल है। तो इन सब का रोल कहाँ है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन में, तो इन सबको हमने एक क्लास के अंदर डाला टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे कि ये आपके आइसोमरेज क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे। ओके, उसके बाद लास्टली आपको बता दिया लाइगेज मतलब क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होना है। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर बॉन्ड का ब्रेकिंग था, यहाँ पे इनकी क्या होने वाली है, बॉन्डिंग होने वाली है। अगर कोई भी रिएक्शन में आपको ये सारे बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं और वहां पे आप कोई एंजाइम का यूज करते हुए देख रहे हैं, तो वो सारे एंजाइम कौन सी क्लास के अंदर जाएंगे, लाइगेज क्लास के अंदर जाएंगे। तो ये 6 आपकी क्लास है, नेक्स्ट लेक्चर पे हमने इसी के बारे में पढ़ना है। तो होप ये क्लासेस आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, ऑक्सीडो डिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज, लाइगेज, बस इतनी सी क्लासेस है, मतलब आप समझ गए, खुद आपसे लिख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो क्लास तो हमने समझ ली, अब मैंने क्या बोला, क्लास के बाद आपको क्या समझना है, कोड। अब कोड का मतलब क्या होता है, देखिए होता ये है, अगर आप कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं, कोई भी सॉरी आप एंजाइम ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर को क्या लिया है, हेक्सोकाइनेज लिया है, इसकी अगर आप नेमिंग करना चाहते हैं तो देखो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहता है। फॉर्मेट सारे एंजाइम का, सारे एंजाइम की सिस्टमेटिक नेमिंग का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रहेगा। सबसे पहले आप ईसी लिखा हुआ देखेंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे नंबर देखेंगे, और नंबर आपके हमेशा ही क्या होंगे, 4 होंगे। जैसे यहाँ पर 2 7 1 1 है, वैसे आपका यहाँ पर 3 7 2 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। अब ये नंबर कहाँ से आए हैं, इन्हीं नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, कोड, इन्हीं नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, कोड। अब ये कोड आए कहाँ से, उसे हमने समझना होगा। देखो ये बोल रहा है जब भी आप किसी भी एंजाइम की नेमिंग करते हैं तो फॉर्मेट आपका ऐसे ही रहता है, सबसे पहले ईसी लिखते हैं, ईसी मतलब एंजाइम कमीशन, देन उसके बाद ये 4 नंबर आते हैं। अब ये 4 नंबर क्या इंडिकेट कर रहे हैं उसे आप समझिएगा। तो देखो ये जो पहला नंबर होता है ना, ये फर्स्ट नंबर जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट नंबर आपका हमेशा ये इंडिकेट करता है कि एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो देखो तभी तो मैंने आपको क्लास पढ़ाई, अगर आपको ये चारों 6 के 6 क्लासेस बताऊंगी तभी तो आप नंबर कर पाएंगे। तो आपका जो एंजाइम है वो कौन सी क्लास से, कौन सी टाइप की रिएक्शन कर रहा है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, उसको आपने पहले नंबर पर लिखना है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, तो आपका जो हेक्सोकाइनेज है, अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो ये एक टाइप का क्या होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, इट मींस क्या होगा कि ये आपकी कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ट्रांसफरेज क्लास से बिलोंग करता है। और इसका काम क्या होता है, ये आपके ग्रुप जैसे असाइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इसमें पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप को लेता है और कहीं और जाके ये क्या कर देता है, उसे ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये किस टाइप की रिएक्शन में यूजफुल होता है, ट्रांसफरेशन टाइप की रिएक्शन में यूजफुल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा क्लास
कौन सा एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसका नंबर अगर हम देखें तो ये सेकंड नंबर की क्लास है। तो हमने यहाँ पर को क्या लिख दिया, क्लास के बदले यहाँ पे क्या लिख दिया, सेकंड। तो ये सबसे पहला जो नंबर आना है वो किसका आना है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो एंजाइम है वो ट्रांसफरेज क्लास से बिलोंग कर रहा है और ट्रांसफरेज का नंबर कितना है, सेकंड। तभी मैं बोल रही हूँ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ट्रांसफरेज का नंबर 2 है तो वो हमेशा ही 2 रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो देखो देखो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, 2 हो गया। क्लियर हुआ ना। आगे क्या है, सेकंड आपका क्या होता है, जो सेकंड फिगर है ये इंडिकेट करती है सब क्लास। सेकंड फिगर क्या इंडिकेट कर रही है, सब क्लास। पहली नंबर क्या इंडिकेट कर रही है, क्लास। दूसरा क्या करती है, सब क्लास। तीसरा करती है सब सब क्लास और चौथा करती है उसका फंक्शन। ये तो आपका जस्ट माइंड पर रखने वाली चीज है कि पहला नंबर इंडिकेट करेगी क्लास, दूसरा करेगी आपका सब क्लास, तीसरा करेगी सब सब क्लास और चौथा करेगी आपका उसका फंक्शन। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, पहला जो नंबर है वो इंडिकेट करेगी एंजाइम की क्लास को, दूसरा उसके जनरल ग्रुप को, तीसरा उसके स्पेसिफिक ग्रुप को और चौथा उसके स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को। अब ये होते क्या है मैं आपको विद एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। तो देखो हुआ क्या है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो आपके पास एंजाइम था आपका हेक्सोकाइनेज। ओके, हेक्सोकाइनेज में सबसे पहले इसका अगर आप सिस्टमैटिक नेम कर रहे हैं तो सबसे पहले ईसी तो आप एज इट इज लिखेंगे, तो हमने लिख दिया ईसी। ओके, उसके बाद क्या आया, आपने लिखा 2। 2 क्यों लिखा, बिकॉज हमको पता है उसके बाद का जो ये नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है, क्लास को इंडिकेट करता है। और हमको ये चीज पता है कि जो आपका हेक्सोकाइनेज है वो एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर को क्या लिख दिया, पहले डिजिट में क्या लिख दिया, 2। ओके, अब उसके बाद वाला नंबर क्या इंडिकेट करेगा, तो हमने बोला उसके बाद वाला नंबर सब क्लास को इंडिकेट करेगा या फिर आप बोल सकते हो उसके जनरल ग्रुप को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपका ट्रांसफरेज एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ये किसका ट्रांसफर कर रहा है, ये किसका ट्रांसफर करता है, मैंने जैसे बोला ये फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है। तो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने की वजह से इसमें कौन सा नंबर आया है, 7 नंबर आया है। तो 7 नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी सब क्लास क्या है, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट करता है तो इस वजह से इसका सब ग्रुप क्या हो जाता है, सब क्लास कौन सी हो जाती है, 7। ओके, अब देखो अगर ये फॉस्फेट को ट्रांसफर कर रहा है तो मैंने क्या बोला, एक जगह से ट्रांसफर करेगा दूसरा इसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे आपका एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर होगा, अब डोनर से ये लेगा और ट्रांसफर करेगा एक्सेप्टर के पास, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्टर भी तो होगा। तो आप अगर आप हेक्सोकाइनेज के केस में देखेंगे तो इसमें जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप। तो ये बोल रहा है इसकी जो सब सब क्लास होती है वो क्या होती है, अल्कोहल ग्रुप की, मतलब सब सब क्लास आपकी क्या होती है, 1 होती है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो आपका फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हुआ है वो किसने एक्सेप्ट किया है, उसका डोनर तो कोई होगा और ग्रुप है आपका फॉस्फेट, और वो एक्सेप्टर कौन है, कौन इसे एक्सेप्ट कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को, वो है आपका अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप इज ए फॉस्फेट एक्सेप्टर, जिस वजह से इसकी सब सब क्लास क्या बनी है, 1 बनी है। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, ये बोल रहा है अगर आप इसका स्पेसिफिक नेम देखेंगे तो इसका स्पेसिफिक नेम आपका ये पूरा बनता है। ठीक है, तो इसके स्पेसिफिक नेम के बेसिस पे इसकी आगे की नंबरिंग क्या बनी है, यानी कि इसका क्या बना है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट क्या बना हुआ है, 1 बना हुआ है। तो हमारा इसका कोड यहाँ से आया है, समझ में आ रहा है ना। तो 2711 ये इसके क्या है, कोड है। ये आगे के क्या लगे हुए, ये नंबर क्या है, इसके कोड है। तो इन्हीं कोड की हेल्प से और इनकी क्लास के हेल्प से आपने क्या किया, आपके एंजाइम यानी कि हेक्सोकाइनेज की नेमिंग कराई। इसे हम बोलते हैं इसकी सिस्टमेटिक नेमिंग। तो बस यही चीज आपने ऐड करनी है। अगर आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पूछा जाता है, इतनी सी चीज है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पे बात की। इसके बाद हम पर्टिकुलरली बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्लासेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, विद एग्जाम्पल हम प्रॉपरली सारे एग्जाम्पल्स मतलब सारी क्लासेस को डिस्कशन में लेंगे। ओके, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप लेक्चर पे नए हैं, मतलब चैनल पे नए हैं और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।